जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 25 जैन और आज का जो न्यूज़पेपर है वो हम कवर करेंगे 10 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड, जीएस 1 2 3 4 सभी अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए आते हैं हम फर्स्ट आर्टिकल पर, जहां पर फ्री मूवमेंट रेजिम जो है उसको कंसिडर करने की बात की जा रही है। देखिए, हालांकि हमने फ्री मूवमेंट रेजिम ऑलरेडी कवर किया हुआ है हमारे न्यूज़पेपर में, लेकिन यहाँ पर अगेन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक हफ्ते ज़्यादा अगर किसी चीज़ को हो जाए तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग से निकल जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो उसको अगेन शाम को पढ़ना ज़रूरी है, देन उसके बाद एक हफ्ते के बाद पढ़ना ज़रूरी है, देन उसके बाद एक महीने के बाद पढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसे आपको रिवीजन करते रहना पड़ता है, तब जाके आपके दिमाग में वो बैठता है। तो फ्री मूवमेंट रेजिम यहाँ पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमित शाह जो है उन्होंने बोला कि भाई अब यहाँ पर जो म्यांमार इंडिया म्यांमार की बाउंड्री है उसको यहाँ पर फेंसिंग करना ज़रूरी है, हम फेंसिंग हम करेंगे। अब क्या है, इंडिया जो है काफ़ी लंबी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, मतलब 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर म्यांमार के साथ शेयर की जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से राज्य है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसमें हमें अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है जो कि 520 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। देन उसके बाद नागालैंड देखने को मिलता है जो 215 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। देन मणिपुर देखने को मिलता है जो 398 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। एंड मिजोरम देखने को मिलता है जो कि 510 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। अब यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, यह बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे लंबी बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है, सबसे छोटी बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है। एंड क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आता है कि ये जो स्टेट्स है ये जितनी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कम 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 सबसे कम कौन सी स्टेट जो है बॉर्डर शेयर करता है। एंड आउट ऑफ 1643 यहाँ पर जो हम बोलते हैं डिमार्केशन जो होता है किसी बाउंड्री का, वो यहाँ पर कितना कंप्लीट हो गया है, तो 1472 किलोमीटर ही यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब देखिए, म्यांमार ये इकलौता ऐसा आसियान कंट्री है जो इंडिया को एडजॉइन करता है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर गेट टू ईस्ट ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर काफ़ी पोरस है, मतलब आना जाना जो है, क्योंकि ऑब्वियस है फेंसिंग नहीं लगी हुई है तो कोई भी इधर से उधर उधर से इधर आना जाना चलता रहता है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैप के थ्रू भी दिया हुआ है, जैसे कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ जाए, जो अभी हमने यहाँ पर शेयर किया है। अब क्या है यहाँ पर कि जो अमित शाह है उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो उसको फेंस किया जाएगा और उसी के साथ साथ फ्री मूवमेंट रेजिम जो है वो भी अग्रीमेंट पर यहाँ पर देखा जाएगा। तो फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है ना, हम जो भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, तो यहाँ पर कुछ थ्रेड्स रहते हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री जब रहती है तो कुछ थ्रेड्स भी उसके साथ आते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो इंसर्जेंसी, वॉर, स्मगलिंग ये काफ़ी ज़्यादा होता है। चाइना अगर हम देखते हैं तो वॉर का सबसे ज़्यादा थ्रेट हमें देखने को मिलता है। बांग्लादेश अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट है। देन उसके बाद नेपाल अगर हम देखते हैं तो अगेन स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। देन उसके बाद भूटान अगर हम देखते हैं तो स्मगलिंग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा होती है। म्यांमार अगर हम देखते हैं, स्मगलिंग, इंसर्जेंसी एंड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर स्मगलिंग जो है वो भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आर्थिक नुकसान है बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, फ्री मूवमेंट रिजिम जो है, फ्री मूवमेंट रिजिम की वजह से क्या है कि जो बॉर्डर है, ये सपोज बॉर्डर यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है इंडिया। तो अभी क्या बोला गया है फ्री मूवमेंट रिजिम के हिसाब से कि भाई यहाँ से जो लोग हैं वो इस तरफ आ सकते हैं बिना वीज़ा, क्योंकि किसी भी देश में अगर हमको जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फ्री मूवमेंट रिजिम के हिसाब से क्या है कि आप यहाँ पर इस तरफ 15 किलोमीटर एंड इस तरफ इंडिया से जो लोग हैं म्यांमार में 15 किलोमीटर जो है वो जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि पहले पूरा जो बर्मा है उसके अंडर में था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लेकिन फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेम एथनिसिटी के लोग जो म्यांमार है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, तो उनकी जब शादियाँ होती है या फिर कोई भी त्यौहार होते हैं तो वो यहाँ पर विलुप्त ना हो जाए या फिर डिसकनेक्शन ना हो जाए, इसकी वजह से जो लोग हैं इनको इधर उधर जाने देते हैं 15-15 किलोमीटर बिना वीज़ा के। तो अब यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है कि यहाँ पर म्यांमार से जो इंसर्जेंट है वो यहाँ आते हैं
यहाँ पर गोलीबारी जो भी इंसर्जेंसी करना है करते हैं और फिर भाग जाते हैं, जिससे कि पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पाती है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसको फेंसिंग करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो ये इंसर्जेंसी होती है जो हमारे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, एंड ट्रैफिकिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अब यहाँ पर म्यांमार को हमको जो फेंस है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो FMR जो मैंने अभी आपको बताया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट जो है टेम्पररी बर्मीज ऑक्यूपेशन के अंडर में भी आया था, और फिर 1800 के आसपास ब्रिटिशर्स उनको बाहर ढकेल देते हैं। और ये मतलब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं एकदम अभी अभी की इतिहास की बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो बर्मा जो है वो भी इंडिया के कंट्रोल में था, तो अखंड भारत अगर हम देखते हैं तो बर्मा भी उसी के अंडर में आता था, है ना। लेकिन फिर उसके बाद कुछ कब्जा जो है, टेम्पररी कब्जा यहाँ पर कर दिया जाता है बर्मीज के द्वारा, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। और फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है वो उनको पीछे धकेल देते हैं 1800 के आसपास। एंड ट्रीटी ऑफ यहाँ पर वंडाबो यहाँ पर साइन होती है, यंडाबो। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ट्रीटीज नेपाल के साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी, बर्मीज के साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। एंड यहाँ पर जो सेम एथेनिसिटी के लोग हैं वो यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं सेम कल्चर के, इसलिए इनको आवागवा हो सके, इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2018 में यहाँ पर लाया गया, ऐसा आपको देखने को मिलेगा हर जगह FMR। लेकिन एक्चुअल में जो फ्री मूवमेंट है काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। लेकिन 2018 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पेपर वर्क कुछ भी नहीं हुआ था, पेपर वर्क कुछ भी नहीं हुआ था। इसको फॉर्मलाइज किया गया 2018 में, फॉर्मलाइज किया गया, इसी वजह से बोला जाता है 2018। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा अगर बोला गया कि 2018 के बाद से ही आया है तो ये गलत रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन म्यांमार जो है बेटर एक्सेस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी सब कुछ मिले, इसकी वजह से ये FMR जो है वो दिया गया था। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, इंडियाज प्रॉब्लम डिफरेंट ड्रग्स एंड आइडेंटिकल ब्रांड नेम। अब देखिए, ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, जब मैंने आर्टिकल पढ़ा मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था और काफ़ी कंसर्निंग था कि हमारे देश में क्या हो रहा है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, दवाइयों के नाम यहाँ पर कुछ लिखे हैं मैंने। जैसे यहाँ पर एक दवाई का नाम है लिनामैक, ठीक है, लिनामैक 5 है, और ये काय के लिए है, ये मल्टीपल माइलोमा जो है उसको ट्रीट करने के लिए, बेसिकली एक टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब ये वाली जो है ये है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। दूसरी लिनामैक अगर आप देखोगे, ठीक है, दूसरी लिनामैक अगर आप देखोगे, नाम सेम है, लिनामैक 5 एंड लिनामैक, ठीक है, ये काय के लिए है, ये डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए है। मतलब क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है, हम जो समझ लीजिए कोई है, ठीक है, ऑक्सीपॉड है, ठीक है, ऑक्सीपॉड 200, तो हम जब भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, हम मेडिकल स्टोर में जाके ऑक्सीपॉड बोलते हैं, 200 ये सब हम बोलते नहीं है खुद से, जब हमको कुछ बोलना है तो ऑक्सीपॉड 200 बोलना है, ऑक्सीपॉड ही बोलेंगे, 200 नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी बोलना कितना ज़रूरी हो गया कि लिनामैक अगर सिर्फ बोला जाए, ठीक है, किसी को अगर भगवान ना करे कैंसर हो जाए, अब कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए वो लिनामैक बोलने के लिए गया, लेने के लिए गया, ठीक है, और ये आप बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलते दिखाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत कंटिन्यूअसली अगर कोई दवाएं शुरू है तो हम सीधा मेडिकल में जाके नाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिनामैक अगर बोल दिया तो वो तो दे देगा, काय के डायबिटीज़ की दवाई दे देगा, है ना। तो लिनामैक 5 बोलना यहाँ पर जरूरी है, सेम नाम है। अब यहाँ पर देखिए तो और भी दिलचस्प है, मेडजोल, ठीक है, मेडजोल है स्लीप के लिए। अब यहाँ पर मेडजोल DSR, ये है स्टमक एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। मेडजोल 400 ये है जो डीवर्मिंग होती है बच्चों में उसके लिए, जंत जो हो जाते हैं। एंड मेडजोल 200 ये ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए, मतलब सेम नाम है, कितना कंसर्निंग है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनीज जो है वो आइडेंटिकल नाम, सिमिलर नाम जो है वो यूज़ करती है जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने के लिए, क्योंकि एक चल गया भाई दूसरा भी चलाओ। इनको बेसिकली कंपनीज को क्या है, कंपनीज को है कि अपना माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिका जाना चाहिए, यही होता है ना। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, कंपनी जो है खुद कंपनी, कई बार ऐसा होता है दूसरी कंपनी सेम नाम का बनाती है। सपोज कंपनी A है, उसने एक मिडजॉल बनाई और ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो कंपनी B जो रहेगी वो भी इसको सिमिलर नाम दे देगी, ठीक है, जिससे कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से बिक जाए, ठीक है। ये ब्रांड नाम क्या बन गया तो दूसरी कंपनी भी वही ब्रांड बनाएगी। कभी कभार ऐसा होता है वही कंपनी सेम नाम से जो चीज़ें है वो बेचती है। जैसे सेम कंपनी है जिसने IPL बनाई है, ठीक है, IPL एक कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, जो मतलब अगर इंटरकोर्स हो जाए और जो डिस्चार्ज है वो भी अंदर हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको जो IPL है वो लेना पड़ता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। लेकिन दूसरी भी एक IPL डेली, ये क्या होता है, ये एक डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है कि भाई ये मतलब क्या करती है, ये आपका एक ही निर्माण नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कितनी मतलब समझ लीजिए कि आपने अगर इंटरकोर्स हो गया एंड देन आपने यहाँ पर IPL डेली ली, ठीक है, IPL की जगह IPL डेली ले ली, तो यहाँ पर तो आपका प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगी नहीं।
तो ये चीज़ें काफ़ी कंसर्निंग हो जाती है। अब आप बोलोगे कि क्या इससे वरी करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ऐसा हो रहा है तो, लेकिन डरने की क्या ज़रूरत है? देखिए 2 कारण हैं डरने के। पहला तो ये है कि यहाँ पर जो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स होते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश को पढ़ पाती है या समझ पाती है। इसकी वजह से क्या है कि एक्चुअल में हमने जो दवाई ली वो सही है या गलत है, ये लेने के बाद इंसान को पता ही नहीं चलेगा, वो ड्रग्स ले लेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, जो मतलब जो फार्मेसीज होती है, वहाँ पर जो लोग दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी इतने क्वालिफाइड या एजुकेटेड नहीं होते हैं उनका भी, कि वो प्रिस्क्रिप्शन को समझ सके। अब यहाँ पर मेडजोल 500 आपने बोला भी अगर, तो उसने देख लिया मेडजोल वही दे देगा आपको, समझ रहे हो आप? तो क्या होगा कि गलत ड्रग आपके पास चला जाएगा गलती से, क्योंकि वो इतना क्वालिफाइड या एजुकेटेड नहीं है आपको वो ड्रग देने के लिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं, और इस वजह से जो नुकसान है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आप अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप दवाखाने में गए, वहाँ तो उनके ड्रग शुरू हो गए ना दूसरे। क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, बीपी हाई हो गया, ये हो गया, वो, क्योंकि शरीर जो है वो किस तरीके से बताएगा कि तुमने गलत ड्रग्स ले लिए। बीपी हाई हो जाएगा, शुगर लेवल हाई हो जाएगी, इसी तरीके से कुछ सिम्टम्स होंगे, बुखार आ जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना, सर्दी हो जाएगी, तो यही सिम्टम्स होंगे। और उसमें अगर आपकी डेथ हो जाती तो क्या, बुखार बहुत ज़्यादा आ गया था, अचानक बुखार आ गया था, अरे अचानक क्यों आया, गलत ड्रग्स ले लिए थे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एज अ कंट्री इंडिया कोई प्रिस्क्रिप्शन एरर यहाँ पर नहीं आ रहा है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन गलत हो गया था, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन गलत हुए तो पता चल जाएगा, लेकिन दवाई ही गलत मिल गई थी, दवाई गलत ले ली थी, ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा आर्टिकल के द्वारा बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो है सिमिलर ड्रग्स का, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला हुआ है, लेकिन इस पर कोई मतलब जो है वो लिया नहीं गया, उस पर कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो 2019 में रूलिंग भी आई। रूलिंग क्या आई कि भाई यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी होना चाहिए, मतलब खुद से उन्होंने यहाँ पर करना चाहिए कि हाँ भाई हम यहाँ पर जो ड्रग्स के लाइसेंसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रग्स का कंट्रोल है, वो सही तरीके से कर रहे हैं, है ना, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे हम ड्रग्स के नाम रख रहे हैं, ऐसे एक गाइडलाइन लाई गई थी। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये भी पॉइंटलेस है। क्यों पॉइंटलेस है? सेल्फ सर्टिफिकेशन लाया गया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन खुद से वो देखेंगे, जब खुद से बात आती है तो कोई खुद से देखता नहीं है। दूसरा, अगर कंपनी जो है वांटेड टू ऑप्ट फॉर न्यू रूल, तो जो ब्रांड नेम्स है उस पर उसका डेटाबेस जो है वो रखने की ज़रूरत है। हमारे पास डेटाबेस भी नहीं है। अभी हमको ये पता चल रहा है बाहर से मिडजॉल ये सब, लेकिन वो एक्चुअल में अगर डेटाबेस रहे तो सही तरीके से पता चले। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मेंस। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इश्यू ऑफ जीनोसाइड। अब देखिए क्या हुआ, दिसंबर 29, 2023 में जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है उसने इजराइल के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जीनोसाइड हो रहा है, जो इजराइल है वो जीनोसाइड कर रहा है गाजा के अगेंस्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब एग्जाम के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, एंड जीनोसाइड क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हम देखते हैं तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर, और अप्रैल 1946 से शुरू हो गया इसका काम करना। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और ये हेग नीदरलैंड में सिचुएटेड है। अब जैसे कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये ओनली वन है जो लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, जो कि नहीं है लोकेटेड यूएसए में। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो स्टेट्स है उनके बीच के लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। अब डिस्प्यूट अभी किस में चल रहा है? इजराइल एंड हमास में चल रहा है ना। इसलिए हमास जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर है। इजराइल इसलिए साउथ अफ्रीका जो है वो गया है क्योंकि दोनों यहाँ पर स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, 193 पार्टीज इसकी है। एंड दूसरा, जीनोसाइड कन्वेंशन अगर हम देखते हैं तो कन्वेंशन जो है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम। जीनोसाइड मतलब क्या है? किसी भी अगर पर्टिकुलर कोई नस्ल है उसी को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है तो उसको हम जीनोसाइड बोलते हैं। ठीक है, या पर्टिकुलर कोई रिलीजन है उसी को अगर डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो कश्मीरी पंडित्स है ना, तो वहाँ पर हमने जीनोसाइड जो है ये सुना था। तो ये यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ ये सब यहाँ पर काम करते हैं, और ये लाया गया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसी चीज़ हमें जीनोसाइड जो है वो देखने को मिला था।
एंड इसमें आता है रोम स्टैट्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एज वेल। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 में आया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में आया था। अब यहाँ पर ऑफिशियल कोर्ट है यूएन का, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पर आ सकते हैं इस पर स्टेटमेंट्स। लोकेशन हेग नीदरलैंड में है, यहाँ पर ये भी हेग नीदरलैंड में है। एंड दूसरा यहाँ पर जो दो पार्टीज है उसके बीच में अगर कोई होता है यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो इंडिविजुअल्स का, ये भी यहाँ पर लिया जाता है। आपको बताना है कोई ऐसे इंडिया के केसेस है क्या जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यहाँ पर जो फंडिंग है यूएन फंडिंग होती है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लिए जाते हैं। बाकी इसमें सोवरेनिटी का, बाउंड्री का, मैरीटाइम का डिस्प्यूट, ट्रेड, ये सब कोई इशू है तो यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का ये ख़त्म होता है। वीडियो शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।